हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो। सभी ने एकदम मस्त रहना चाहिए और एकदम अच्छे से आपको एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। आज की क्लास में अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका ग्रुप 2 का जो एकदम आखिरी पेपर है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है, उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड उसमें भी बेसिकली जो आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको अभी हम क्या करेंगे, पूरा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसका वेटेज एग्जाम में कितना है, 50 मार्क्स का है, ठीक है। एफएम एंड एसएम ये दो पार्ट है ना आपके सब्जेक्ट में। एफएम जो है 50 मार्क का है एंड एसएम जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी 50 मार्क का है, ठीक है। 50 मार्क का, बट जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये पूरा प्रैक्टिकल है एंड आपका जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रहेगा 50 मार्क का, वो थियरी रहेगा, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ है, न्यू कोर्स आया है ना हमारा, ठीक है, May 24 सब जो नया कोर्स आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओल्ड कोर्स में हुआ करता था, ठीक है, अभी जो न्यू कोर्स में उसमें कोई एज सच मेजर चेंजेस वगैरह नहीं है, ठीक है। ओल्ड कोर्स में आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ने तो पूरे के पूरे न्यू कोर्स में भी पढ़ने, बस एक चीज क्या हुआ है, ओल्ड कोर्स में एक चैप्टर हुआ करता था रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है, वो क्या कर रहा है, न्यू कोर्स से हटा दिया, ठीक है। बाकी अगर आप इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह भी अगर पूरे आप चेक करोगे, ठीक है, तो आपके क्या हो गए, पूरे के पूरे मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले पार्ट में चेंजेस है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, ठीक है। एंड एक और चीज देखो क्या है, हमारे जो भी पास्ट ईयर पेपर्स रहेंगे, ठीक है, आरटीपीस, मॉक टेस्ट पेपर्स, उसके जो क्वेश्चंस थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो पूरे पूरे हम क्या करेंगे, क्लास में जो है अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो न्यू कोर्स आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड कोर्स के एफएम के पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस, आरटीपीस के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस वो कुछ भी रेलेवेंट नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है रेलेवेंट है, हमें क्या करना रहेगा, पूरे क्वेश्चंस बनाने रहेंगे क्लास में, ठीक है। सिर्फ एक चैप्टर आपका रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, उसको हमें पढ़ना नहीं है, बाकी पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके नए कोर्स के अंदर भी है। एक चीज जो है वो क्या हुआ है, बस एमसीक्यूज आ गए, ठीक है। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 60 मार्क्स का आया करता था उसमें कुछ भी एमसीक्यूज वगैरह नहीं रहते थे, बट अब क्या हो गया, एमसीक्यूज आ गए, ओके। तो अब क्या होगा, 50 मार्क का जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें क्या होगा, 15 मार्क के तो एमसीक्यूज भी पूछेगा, ठीक है। तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूरे स्ट्रांग रहेंगे, जो कि हम पूरा कर लेंगे अभी क्लास में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, चाहे कोई भी एमसीक्यू पूछ ले आप इजीली उसको बना पाओगे, ओके। और एमसीक्यू आने से बल्कि अच्छा हो गया, क्योंकि क्या है, अब आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि पेपर जिसका सॉल्व नहीं हो पाता था, ठीक है, टाइम का कंस्ट्रेंट आता था, वो चीज अब नहीं रहेगी, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या है, आपको रफ में क्या करना रहेगा, पूरा काम करना रहेगा और जो भी ऑप्शन सही उसको सर्कल करना रहेगा, ठीक है। तो फटाफट से आपके बनते जाएंगे, ओके। बात समझ में आ रही है पूरी, ठीक है। तो अभी हम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना तो स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले देखो आपको पूरा बता दे रहा हूं कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का है, उसके लिए हमें पूरे मिला के कितने चैप्टर्स पढ़ने, इसमें कितने आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, कितने थियरी चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो सब मैं आपको पहले एक बार बता दे रहा हूं, ओके। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड आप लोग को स्टडी मेट वगैरह आ गए होंगे आईसीआई के एंड से, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 स्टडी मॉड्यूल्स आए होंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में पूरे मिला के 6 चैप्टर्स हैं एंड मॉड्यूल 2 में सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, ओके। तो मॉड्यूल 1 में 6 चैप्टर्स एंड मॉड्यूल 2 में 3 चैप्टर्स, तो पूरे मिला के हमें 9 चैप्टर्स पढ़ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है, ओके। इसमें पहले 2 चैप्टर्स जो है वो आपके थियरी है वाले और बाकी सभी के सभी चैप्टर्स आपके पूरे प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है ये पूरे के पूरे थियरी है एंड चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक, ठीक है, अब आपके जो चैप्टर्स है वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल है। बात समझ में आ रही, ओके। इसके अलावा देखना क्या होगा कि अभी हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 3 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओके। आप लोग को दिख रहा होगा फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। इस चैप्टर से हम क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे एंड बाद में क्या होगा, लाइन वाइज मैनर में हम पूरा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, देन 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ओके। एक बार हम हमारे पूरे प्रैक्टिकल चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में क्या होगा, जो हमारे थियरी चैप्टर्स है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 उसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले, ओके, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह भी आते जाएंगे, तो आपको क्या करना है, एक 300 पेजेस का नोटबुक बना लेना जिसमें हम क्या करेंगे, पूरे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह बनाते जाएंगे, ओके। एंड एक 100 पेजेस का नोटबुक बनाना जिसमें क्या होगा, जो भी हम फॉर्मूला वगैरह सीखेंगे, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, वो वाले इसमें लिखते जाना है, ठीक है, कि एग्जाम के पहले आप जो उसको फटाफट जो है पूरा रिवाइज कर पाओ। चैप्टर वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, बट बहुत सारे फॉर्मूलेज इसमें आएंगे एंड वो ऐसा नहीं कि फॉर्मूलेज पूरे रटने पड़ते हैं, ठीक है, एकदम क्या है, आसान चीज है, आपको इजीली क्या होगा, फॉर्मूलेज ध्यान में भी रह जाएंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से जो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये रेशियो एनालिसिस क्यों पढ़ना है, ठीक है, इसका देखो मैं आपको क्या करता हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं, ओके। तो आपको भी लगेगा यार क्यों हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रेलेवेंस हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, वो भी आपको समझ में आएगा, ओके। तो देखो क्या होगा, आप लोग सीए बन गए, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, तो क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के आप ऑडिट भी करोगे, ठीक है। तो बाद में आप क्या करोगे, जब एनुअल रिपोर्ट वगैरह देखोगे
एनुअल रिपोर्ट वगैरह जब बनाओगे तो उसमें क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन आता है रेशियो एनालिसिस का, ठीक है। देखो मैं आपको बता भी देता हूं, यहां पे देखना, ये मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, ठीक है, उसका एनुअल रिपोर्ट जो ओपन कर रखा है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसका एनुअल रिपोर्ट मैंने ओपन कर रखा है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, ओके। 320 पेजेस का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 320 पेजेस का एनुअल रिपोर्ट है, ओके। एंड इसमें देखो एक रेशियो एनालिसिस का सेक्शन है, ठीक है। ये देखो मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया, अब आपको दिख रहा होगा रेशियो एनालिसिस का यहां पे एक सेक्शन दिख रहा होगा आप लोग को, ओके। यहां पे देखो इन्होंने कितने सारे रेशियोज कंप्यूट कर रखे, ठीक है। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पे इन्होंने बहुत सारे रेशियोज जो है कंप्यूट कर रखे, ओके। तो ये सब रेशियोज जो है क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट का भी आपके पार्ट बनता है, ओके। यहां पे तो उन्होंने सिर्फ 11 रेशियोज निकाल रखे, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 रेशियोज होते हैं, बहुत सारे रेशियोज रहते हैं, बट इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे 11 रेशियोज जो निकाल के बताया, ओके। अब ये रेशियोज जो है निकालने के लिए कौन से फॉर्मूलेज यूज किए ये भी देखो इन्होंने यहाँ पे बता रखे, ठीक है। करंट रेशियो कैसे निकाला, फिर डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकाला, डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैसे निकाला, वो सब चीज भी, ओके। एंड यहाँ पे देखो कुछ कमेंट भी कर रखा है उन्होंने, ये दिख रहा है सभी को, ये ए बी और सी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। वहां पे देखो उन्होंने कमेंट कर रखा है कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो इंक्रीज क्यों हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो डिक्रीज क्यों हुआ है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो है इंक्रीज क्यों हुआ है, ठीक है। उसके बारे में उन्होंने कमेंट करके भी बताया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि 11 रेशियोज कंप्यूट किए बट सिर्फ 3 रेशियोज के ऊपर ही कमेंट करके बताया, तो ऐसा क्यों, उसको भी समझना। जैसे अगर आप देखोगे तो करंट रेशियो जो है, ठीक है, करंट रेशियो जो है 22-23 का कितना है 1.12 है, एंड 21-22 का कितना है 1.1 है, ठीक है। 22-23 का जो करंट रेशियो 1.12 है एंड 21-22 का करंट रेशियो कितना है 1.11 है, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, इसके लिए उसके ऊपर कुछ कमेंट करके नहीं बताया, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो में भी अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है, 0.41 था पहले और अब कितना 0.45 है। बट अगर आप डेट सर्विस कवरेज रेशियो देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंज है, ठीक है। पहले कितना था 1.19 था और अब कितना हो गया 2.03 हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसके लिए क्या करो, उसके ऊपर कमेंट करके बताया कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है एकदम से क्यों बढ़ गया, ठीक है। तो अगर आप उसको पढ़ोगे तो क्या लिख रखा है वहां पे कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू लोअर प्रिंसिपल रिपेमेंट्स ऑफ लोन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये जो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, इसने जो भी लोन वगैरह ले रखा होगा उसका जो प्रिंसिपल वगैरह का रिपेमेंट था वो बहुत कम किया है साल भर में, इस वजह से क्या है इस बार का जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है क्या हुआ है, ज्यादा है। बात समझ में आ रही, ओके। देन रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो भी अगर आप देखोगे तो क्या था, पहले 9.8% था, अब कितना 10.4% है, तो कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है, इसके लिए उसके ऊपर अलग से कुछ कमेंट नहीं किया। देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए भी क्या है, पहले 16.71 था, अब कितना 15.76 है, उसमें भी कोई बहुत मेजर चेंज नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में अगर आप देखोगे तो क्या था, पहले 50.13 था एंड अब कितना है 36.13, ठीक है। तो इसमें अच्छा खासा चेंज है, ठीक है। तो पुराने के मुकाबले अभी क्या हुआ है, लगभग 75% हो गया, 25% का फर्क देखने को मिल रहा है, 25% से कम हो गया, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या हुआ है, पुराने के मुकाबले अभी 25% से कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस के लिए इधर भी क्या करा, उसने कमेंट करके बताया कि क्यों कम हुआ है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो है क्यों कम हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या दिया कि ये कम इसलिए हुआ क्योंकि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुआ है, इंक्रीज हो गए, ठीक है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ने के कारण आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो क्या हुआ है, कम हो गया, ठीक है। इसके बाद देखना ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो में भी ऐसा कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है, पहले 3.4 था अब 3.76 है। नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो पहले 21.71 था अब 19.73, ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। देन नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है पहले 8.4% था अब कितना है 7.8%, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, पहले 14.9% था अब कितना है 21.1%, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 50% से बढ़ गया, लगभग 50% से जो है आरओसी जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बढ़ गया। इसके लिए देखो यहाँ पे भी उसने क्या करा, कमेंट करके बताया कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बढ़ा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है वहां पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज्ड ड्यू टू हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके। यहाँ पे उसने कमेंट करके बता दिया कि आरओसी जो यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है उसके पीछे का कारण क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, इस वजह से क्या हुआ यहाँ पे आरओसी जो है वो बढ़ा हुआ है, ओके। एंड आखिरी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्या है, लगभग सेम है, पहले 7.5% है अभी कितना 6.9%। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी से छोटी कंपनी हो, सब लोग क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है, ठीक है, उसको पता चलेगा कि कंपनी का कहाँ पे क्या है वीकनेस है, ठीक है, कंपनी का कहाँ पे जो है स्ट्रेंथ है, ये सब चीजें उसको पता चलेगी, ठीक है। वो क्या होता है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से डायरेक्टली पता नहीं चलता है, बट जब आप रेशियोज वगैरह कंप्यूट करते हो तो पिक्चर जो है ज्यादा क्लियर हो जाती है, ओके। बात समझ में आ गई, ठीक है।
एंड अब यहाँ पे जो इतने सारे रेशियोज वगैरह इन्होंने निकाल रखे थे उसके लिए जो फॉर्मुलेज वगैरह यूज किया जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है, ठीक है। एंड ये सभी रेशियोज जो है हम क्या करेंगे हमारे चैप्टर में भी पूरे पढ़ेंगे, और सिर्फ इतने ही रेशियोज नहीं पढ़ने वाले हम, इसके अलावा हम बहुत सारे और भी रेशियोज देखेंगे, ठीक है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर कंपनी ने 11 रेशियोज जो अपने एनुअल रिपोर्ट में दिखाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हर कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में अलग अलग रेशियोज जो है दिखा सकती है। बात समझ में आ रही? ओके, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? ओके, तो अब हम देखो एक बार मॉड्यूल पे आ जाते हैं। तो मॉड्यूल में देखना इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट दे रखा है, ठीक है, उसको मैं क्विकली रीड कर लेते हैं। क्या दिया इसमें? द बेसिस फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच मेनली कंसिस्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, यहां पे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी डिसीजन वगैरह लेना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ भी एनालिसिस वगैरह करना है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको हम यूज में लेते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है आपका बैलेंस शीट आता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दो चीज आती है, ठीक है, बट आप लोगों ने अभी तक क्या करा होगा मेनली ये दो चीज को पढ़ा होगा सीए फाउंडेशन लेवल तक, ठीक है। एंड जिनका एडवांस अकाउंट्स वगैरह पढ़ के हो गया होगा उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अब पूरा पढ़ लिया, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है ना AS3, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अब हो चुका है एंड वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट बनता है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी हम यूज में लेते हैं रेशियोज वगैरह निकालने के लिए, बट वो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि फाइनेंशियल एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग वगैरह पर्पस के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जो है काम में लेते हैं। ओके, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंसर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द बैलेंस शीट डिपिक्ट्स द बैलेंस वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड एसेट्स एंड ऑफ लायबिलिटीज, और इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको पता है, अपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ रखा है, यहाँ तक क्या है आपने 11th-12th में भी पढ़ रखा होगा ये चीज कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे क्या होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो आपको पता चलता है, ठीक है। एंड जो बैलेंस शीट है उससे क्या होता है जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो आपको पता चलता है। ओके, however the above statements do not disclose all of the necessary and relevant information for the purpose of obtaining the material and relevant information necessary for ascertaining the financial strengths and weaknesses of an enterprise. It is necessary to analyze the data depicted in the financial statements, ठीक है। आप खुद सोचो जो फाइनेंशियल मैनेजर्स वगैरह रहेंगे कंपनी के, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा की पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो उसको स्टडी करे, या बैलेंस शीट जो उसको पूरा स्टडी करे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो पूरा स्टडी करे, ठीक है। उनको जो भी डिसीजन वगैरह लेना है, ठीक है, उसके लिए उनको क्या चाहिए समराइज फॉर्म में डेटा चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए क्या है उनको रेशियो एनालिसिस जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि देखो रेशियो एनालिसिस के थ्रू क्या होता है उनको चीजें जो बहुत फटाफट जो समझ में आने लगती है एंड उसके हिसाब से क्या कर पाते हो डिसीजन वगैरह ले पाते हैं। बात समझ में आ रही? ओके, क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स का जो फिगर रहेगा, ठीक है, इसके अलावा नेट प्रॉफिट वगैरह का जो फिगर रहेगा उससे इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। बट अगर मैं नेट प्रॉफिट जो है परसेंटेज टर्म्स में निकाल रखा हूं, ठीक है, कि पिछले साल जो हमारा नेट प्रॉफिट का जो परसेंटेज था वो था लेट्स सपोज 20% और इस साल जो है 14% हो गया, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है क्या हुआ है परसेंटेज टर्म्स में कम हो गया, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो हमारा सेल्स जो है कम हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस वगैरह हमने कम कर दी होगी वो सब चीज, या फिर हमने जो कॉस्ट इनकर्ड किया वो ज्यादा किया, ठीक है, वो सब चीजें हमें पता लग जाएगी, ठीक है। बट अगर वही फिगर्स में लिखा रहता था, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज करो पिछले साल हमारा नेट प्रॉफिट था 1000 करोड़ का, ठीक है, इस साल हमारा नेट प्रॉफिट है 1200 करोड़ का, ठीक है, तो हमें तो ऐसा लगेगा ना कि नेट प्रॉफिट तो बढ़ गया, अच्छी चीज हुई। बट जब उसको आप क्या करो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हो, परसेंटेज टर्म्स में निकाल रहे हो, तो आपको क्या पता चल रहा है कि नेट प्रॉफिट क्या हुआ है आपका कम हो गया, ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में क्या हुआ है कम हो गया, ठीक है, और वो क्या हेल्दी साइन नहीं है कंपनी के लिए। बात समझ में आ रही? तो रेशियो एनालिसिस से क्या होता है ये सब चीजें जो समझ में आती, कि मैंने ये आपको एक एग्जांपल दिया। बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, ठीक है। तो वही फाइनेंशियल मैनेजर्स को जो भी क्या होता है डिसीजन वगैरह लेना रहता है, ठीक है, जो भी उनको एनालिसिस वगैरह करना है, प्लानिंग वगैरह करना है, उसके लिए क्या चाहिए उनको समराइज फॉर्म में डेटा चाहिए। और क्या होता है रेशियो एनालिसिस की हेल्प से क्या होता है ये जो इनको पूरा डेटा समराइज फॉर्म में मिल जाता है। ओके, द फाइनेंशियल मैनेजर हैज सर्टेन एनालिटिकल टूल्स व्हिच हेल्प्स इन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। वन ऑफ द मेन टूल्स इज रेशियो एनालिसिस, ठीक है, और वही हम रेशियो एनालिसिस को क्या करेंगे इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं आपको बोलूं तो रेशियो आपको खुद से फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इतने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए, वो लोग क्या करते हैं खुद से आपको रेशियोज वगैरह निकाल के दे देंगे, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के तैयार हो गया, बैलेंस शीट बन के तैयार होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स बन के तैयार हो गए, तो अपने आप ही क्या होगा बहुत सारे रेशियोज जो वहां पे कंप्यूट होकर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप जब क्या करोगे टैली ईआरपी वगैरह भी काम करोगे तो उसमें क्या होता है बहुत सारे रेशियोज जो ऑलरेडी क्या होंगे कंप्यूट होकर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनके तैयार हो जाएंगे, वैसे क्या होगा आपको रेडीमेड क्या होगा बहुत सारे रेशियोज जो है कंप्यूट करके मिल जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है
रेशियोज कंप्यूट करना नहीं, ठीक है, वो रेशियोज को समझना, ठीक है, उनको इंटरप्रेट करना, और जो फिगर्स आई है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या डिसीजन वगैरह आपने लेना चाहिए, ठीक है, आपने क्या मेजर्स लेने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रही, ठीक है। आप क्यों ये सीए बनने के बाद रेशियोज कंप्यूट नहीं करोगे, ठीक है, आपको रेशियोज कंप्यूट करके मिल जाएंगे, बाद में आपको क्लाइंट को एडवाइस करना पड़ेगा, ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि उसने क्या करना चाहिए जिससे उसके जो रेशियोज वगैरह, ठीक है, जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर उसका कम होगा तो कैसे बढ़े उसका वो चीज, ठीक है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसका अगर कम आ रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे उसने बढ़ाना चाहिए, वो सब चीज जो है आपको फिर उसको क्या करना रहेगा, बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, ओके, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे रेशियोज पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखना हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ेंगे, उसके अलावा लेवरेज रेशियोज, देन एक्टिविटी रेशियोज, और आखिरी में आएगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा सिर्फ 4 रेशियो तो पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज में क्या होगा, 5 रेशियोज जो है अलग अलग वो हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में लेवरेज रेशियोज में भी अलग अलग चीजें आएगी, वो हमें पूरा पढ़ना है। तो अगर आपको बताओ टोटल में हमें पूरे मिला के कितने रेशियोज पढ़ने, तो अराउंड 25 से 30 रेशियोज जो है यहाँ पे हम पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 25 से 30 फॉर्मूले जो है इस चैप्टर में आपके आने वाले, ओके। तो सबसे पहले अभी हम जो है स्टार्ट कर देंगे लिक्विडिटी रेशियोज से, ठीक है। एंड रेशियो क्या होता है ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। सीए फाउंडेशन में हमने पढ़ा भी था चैप्टर पूरा रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम का। तो रेशियो कैसे निकालते हो आपको पता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो मैथमेटिकल फिगर्स को डिवाइड करते हैं, उससे क्या होता है, रेशियो निकल के आता है, ठीक है। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो दो फिगर्स जो उसका क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड कंपैरिजन के लिए वहां पे हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज में ले रहे हो कौन सा है, डिवीजन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखना हम क्या कर रहे हैं अभी, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज जो है, ठीक है, जिनको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जो बोलते हैं, उसको हम अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट उसके पहले देखना एक यहां पे चीज दे रखी है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर एनालिसिस, ओके। तो यहां पे देखो क्या क्या चीज है, सोर्सेस में क्या क्या चीज आ रहा है, एनुअल रिपोर्ट, ओके। इसके बाद में इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिजनेस पीरियोडिकल्स, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है। हम ये जो रेशियोज वगैरह कंप्यूट कर रहे हो, ठीक है, वो कहां से आ रहे हैं, ठीक है, उसके सोर्सेस क्या है, तो क्या क्या रहेगा, एनुअल रिपोर्ट रहेगा, उसके अलावा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, बिजनेस पीरियोडिकल्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है। एमसीक्यू अगर पूछना आ रहा तो पूछ सकता है, बट बेसिकली क्या होगा, अगर उसको थियरी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू पूछना है तो इन चैप्टर से नहीं पूछेगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो उनसे क्या करेगा, थियरी वाले एमसीक्यूज पूछेगा, ठीक है। बट आपको जो है पूरा पूरा पढ़ना तो पड़ेगा ही चैप्टर को। बात समझ में आ रही है, ओके, ठीक है। तो यहां पे देखना हम अभी क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियोज जो है, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको अभी हम क्या करें, पूरा डिटेल में जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है। तो यहां पे देखना लिक्विडिटी रेशियोज में हम कौन कौन से रेशियोज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट रेशियो, उसके बाद आएगा क्विक रेशियो, ठीक है, क्विक रेशियो को ही हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले कैश रेशियो, ठीक है, या फिर उसको हम एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। उसके बाद रहेगा बेसिक डिफेंस इंटरवल, ठीक है, या फिर इंटरवल मेजर रेशियो वो, और आखिरी में आएगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल वैसे रेशियो नहीं है, ठीक है, वो क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल आपका निकल के आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके, ठीक है, बट उसको भी हम यहाँ पे ही पूरा देखेंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियोज में हमें 5 चीजें पढ़नी है, क्या क्या, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, उसके अलावा कैश रेशियो, देन आपका बेसिक डिफेंस इंटरवल, और एकदम आखिरी में हम पढ़ेंगे नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वो छोटा सा पार्ट है, एकदम आसान चीज है। बात समझ में आ रही, ओके। और ध्यान रखना लिक्विडिटी रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं, ओके। बात समझ में आ रही, एक बार देखो ये जो ऊपर का पैराग्राफ है, ठीक है, टेबल के ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है उसको क्विकली एक बार हम रीड कर रहे हैं। लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मींस एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ओके। इनएबिलिटी टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज अफेक्ट्स इट्स क्रेडिबिलिटी एज वेल एज इट्स क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। आप खुद ही सोचो ना, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी जो है, ठीक है, टाइमली मैनर में रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी, ठीक है। एंड क्या होगा, अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी सप्लायर के पास में जो है, लेट्स सपोज उसको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने जाता है, ठीक है, और उसको क्या बोलता है वो, आप हमें उधार पे जो है माल दे दो, ठीक है, तो सप्लायर उसको देने से इनकार कर देगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि क्या है, सप्लायर ने ऑलरेडी जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उसको स्टडी कर रखा है, और उसको ये पता चल पा रहा है स्टडी करने के बाद कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये अपने शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह भी जो है टाइमली मैनर में रीपे नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सप्लायर को क्या होगा, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा नहीं आएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, उसको क्रेडिट पे जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है प्रोवाइड नहीं देगा। बात समझ में आ रही, ओके।
कंटिन्यूअस डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस लीड्स टू कमर्शियल बैंक्रप्सी, ठीक है। इवेंचुअली सच कमर्शियल बैंक्रप्सी में लीड टू इट्स सिकनेस एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। अगर बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वगैरह का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और अगर ऐसा बहुत फ्रीक्वेंट मैनर में हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो कंपनी की क्या होगा, लिक्विडेट होने की नौबत आ जाएगी, ठीक है, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा वैसा। ओके, शॉर्ट टर्म lenders and creditors of a business are very much interested to know its state of liquidity because of their financial strict। मैंने आपको ऑलरेडी जो एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह क्या करते हैं, क्रेडिट पे खरीदने की सोचते हैं सप्लायर के पास से, ठीक है, तो सप्लायर क्या करेगा, पहले हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको चेक करेगा कि हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, वो क्या शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह जो है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो है, उसका टाइमली मैनर में रिपेमेंट कर पा रहा है क्या। अगर कर पा रहा होगा तो क्या करेगा, क्रेडिट पे जो हमें गुड्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, बट अगर नहीं कर पा रहे होंगे हम, तो हमें क्या करेगा, वो क्रेडिट पे माल नहीं देगा, वो बोलेगा कैश में माल देंगे हम, वैसा। ओके, बोथ लैक ऑफ सफिशिएंट लिक्विडिटी एंड एक्सेस लिक्विडिटी इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो चीज हमने समझ ली, ठीक है, कि अगर लिक्विडिटी कम है कोई ऑर्गेनाइजेशन की, वो खराब है, ठीक है, बट ऐसा क्यों बोल रखा है कि एक्सेस लिक्विडिटी भी जो है खराब है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको समझना भी, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, 5 करोड़ रुपीस के आइडल फंड्स पड़े, बात समझ में आ रही, ठीक है, मतलब वो सिर्फ लॉकर में पड़े 5 करोड़ रुपए, ठीक है, उसको हमने कुछ भी इन्वेस्ट वगैरह नहीं कर रखा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि अगर वो जो 5 करोड़ रुपए ऐसे ही लॉकर में पड़े थे, उसके बजाय उसको अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करके रखते थे, ठीक है, उसके एफडी वगैरह तक बना के रखते थे, कुछ ना कुछ तो हम रिटर्न जनरेट कर पाते थे ना उस पर, ठीक है, बट अभी तो क्या हो रहा है, उसके ऊपर हम कुछ भी रिटर्न जनरेट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेस लिक्विडिटी भी जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, और नहीं कम लिक्विडिटी, ठीक है, तो जो मीडियोकर लेवल का लिक्विडिटी रहता है वो रहना चाहिए, ठीक है, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा। क्लियर, बात समझ में आ गई। ओके, समझ में आया कि नहीं है। तो यहां पे अभी हम देखो करंट रेशियो जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, करंट रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो जो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका देखो फॉर्मूला जो होता है उसको फटाफट लिख लो, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट रेशियो कैसे कंप्यूट करते हैं हम, करंट असेट्स को हम क्या कर रहे हैं, करंट असेट्स को डिवाइड कर रहे हैं करंट लाइबिलिटीज से, ठीक है, तो करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज करने पे क्या होगा, करंट रेशियो आपका आ जाएगा। ओके, देखो यहां पे लिख भी रखा है उन्होंने, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, करंट असेट्स मतलब क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, ये तो आपने ऑलरेडी डिटेल में जो है फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रखा होगा, ठीक है, बट अभी भी मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं कि करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आएगी और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आने वाली। ओके, देखो करंट एसेट्स में क्या आएगा, आप खुद सोचो, करंट एसेट्स में क्या आएगा आपके, करंट एसेट्स में आपके डेटर्स आ जाएंगे, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स बोल दो, डेटर्स बोल दो, एक ही बात है, बिल्स रिसीवेबल्स आ जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह होंगे तो वो आ जाएंगे, बात समझ में आ रही, ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें आ रही है, आपकी करंट एसेट्स में आएगी, चेक कर लो, ठीक है, इन्वेंट्रीज, देन सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो ये भी क्या होगा आपका करंट एसेट्स के अंदर ही आएगा। उसके अलावा क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स, देन क्या है, रिसीवेबल्स, और एक क्या है, एनी अदर करंट एसेट्स, ठीक है। डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या हो रहा है, लेट सपोज करो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा था, ठीक है, बट उसको अभी हमने क्या करा, बेचने को निकाल रखा है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा आपके करंट एसेट्स के अंदर ही आएंगे, बात समझ में आ रही, क्लियर। ओके, तो करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल चीज है, क्या होगा, कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, ठीक है, इन्वेंट्री आ जाएगी, देन ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा आपका, आपने जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह दे रखे, एडवांसेस वगैरह दे रखे वो आ जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा क्या आएगा, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा देखो करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीज आएगी, तो करंट लाइबिलिटीज में क्या होगा, अगर हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन वगैरह ले रखा होगा तो वो आएगा, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, ट्रेड पेएबल्स आएंगे, ठीक है, बिल्स पेएबल आ जाएंगे, ये सब चीज किसमें आएगी, आपकी करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगी, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है, ये सब चीज किसमें आने वाली आपकी करंट लाइबिलिटीज में, देख लो, ठीक है, क्रेडिटर्स यानी वही ट्रेड पेएबल्स हो गए, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, सीसी होगा तो वो कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके क्या हो रहे थे, करंट असेट्स में आ रहे थे, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो वो आपके किस में आएंगे, करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। उसके अलावा क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, देन प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सब चीज किसमें आएगी, आपकी करंट लाइबिलिटीज में आएगी, ध्यान रहेगा। ओके, ठीक है, समझ में आया कि नहीं,
तो यहाँ पे अभी हमने करंट रेशियो जो है उसका फॉर्मूला अभी हमने देख लिया है, ठीक है। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, करंट असेट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। समझ में आ रहा है ना? ओके, करंट असेट्स में क्या क्या आएगा उसको लिख लेना, और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा उसको भी आप लिख लो फटाफट से, ठीक है। तो करंट असेट्स में क्या आएगा, करंट असेट्स में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे, ठीक है। उसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे शॉर्ट टर्म वाले, ठीक है, जो आपने शॉर्ट टर्म लोन वगैरह किसको दे रखा होगा वो सब चीज आएगी, ठीक है। कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, बिल्स रिसीवेबल आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, इन्वेंट्री आएगी, ये सब किस में आएगा आपका करंट असेट्स में, ओके। अब लिखना करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, ट्रेड पेएबल्स आएगा, ठीक है, बिल्स पेएबल आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह आएगा, ठीक है। अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन वगैरह ले रखा होगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। बात समझ में आ रही? बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, ठीक है, सीसी आ जाएगा, कैश क्रेडिट वगैरह, वो आपका क्या होगा सब करंट लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या रहेगा, अनक्लेम डिविडेंड वगैरह, जो ये सब चीज किसमें आएगी आपकी करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगी, ओके, ठीक है। यहां पे देखना स्टार्टिंग में कुछ चीजें दे रखी है करंट रेशियो के बारे में, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। करंट रेशियो इज वन ऑफ द बेस्ट नोन मेजर्स ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। द मेन क्वेश्चन दिस रेशियो एड्रेसेस इज, ठीक है, करंट रेशियो से आपको क्या चीज पता चल रही है वो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। डज योर बिजनेस हैव इनफ करंट असेट्स टू मीट द पेमेंट शेड्यूल ऑफ इट्स करंट डेट्स विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर पॉसिबल लॉसेस इन करंट असेट्स, ठीक है। आप खुद सोचो, करंट रेशियो अगर कोई कंपनी का 1 से कम है, ठीक है, तो कंपनी बढ़िया है कि खराब है, ठीक है। जनरली आप क्या बोलोगे, लेट्स सपोज कोई एक कंपनी है जिसका करंट रेशियो क्या है 0.75 है, और एक दूसरी कंपनी है, ठीक है, सेम इंडस्ट्री में, जिसका करंट रेशियो क्या है 1.6 है, ठीक है। तो आप बताना इन दोनों कंपनीज में कौन सी कंपनी ज्यादा बढ़िया रहेगी, बताओ। अगर मैं सिर्फ करंट रेशियो आपको दे रखा हूं और बोलने को बोल रहा हूं कि कौन सी कंपनी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, कंपनी ए जिसका करंट रेशियो 0.75 है, या फिर कंपनी बी जिसका करंट रेशियो 1.6 है, ठीक है, क्या बोलोगे आप, जो कंपनी का करंट रेशियो ज्यादा है, ठीक है, वो कंपनी क्या रहेगी, बढ़िया रहेगी। या फिर बेसिकली आप ऐसा बोल दो कि करंट रेशियो अगर 1 से कम है, इसका मतलब क्या है, वो कंपनी के ऊपर क्या है, खतरा मंडरा रहा है, ठीक है, वो कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, ठीक है। कि करंट रेशियो अगर 1 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि करंट असेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज से कम है। बात समझ में आ रही? अगर आपका करंट रेशियो 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर जो क्या रहेगा, डिनोमिनेटर से कम रहेगा। इसका मतलब ही क्या, करंट असेट्स जो क्या, करंट लायबिलिटीज से कम है, ठीक है। इसका मतलब ही क्या होगा कि वो कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वगैरह भी क्या होगा, टाइमली मैनर में रिपे ही नहीं कर पा रही, उसके पास उतना पैसा ही नहीं कि अपनी करंट लायबिलिटीज वगैरह जो शॉर्ट टर्म की जो लायबिलिटीज उसको भी रिपे कर पाए, ठीक है। तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वो कंपनी बंद पड़ जाए, ठीक है, वो कंपनी को लिक्विडेट होना पड़े। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो हम कभी भी यही चाहेंगे ना कि करंट एसेट्स कभी भी क्या रहना चाहिए, करंट लायबिलिटीज से ज्यादा रहना चाहिए। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है, कि जिसका करंट रेशियो जो है 1 से कम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी जो कि क्या है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है एंड इनका करंट रेशियो क्या है, 1 से कम है, ठीक है। और लोग तो भी क्या कर रहे हैं, उस कंपनी के शेयर्स वगैरह को खरीद रहे, ठीक है। बात समझ में आ रही? बट जनरली ये माना जाता है कि करंट रेशियो जो है क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा रहना चाहिए, ओके। मोस्ट ऑफ द कंपनीज का आपको यही चीज दिखेगा कि उनका करंट रेशियो क्या है, 1 से ज्यादा है, ठीक है। और 1 से ज्यादा मतलब ये नहीं कि 1.1 है, 1.2 है तो बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। एक ऐसा मानते हैं कि करंट रेशियो अगर 2 है कोई कंपनी का, ठीक है, तो अच्छा है। बात समझ में आ गई? ओके। तो इन अदर वर्ड्स करंट रेशियो मेजर्स वेदर अ फर्म हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस, ओके। इंटरप्रिटेशन में देखो क्या दिया है, अ जनरली एक्सेप्टेबल करंट रेशियो इज 2:1, जो भी मैंने आपको बताया था। बट whether or not a specific ratio is satisfactory, that depends on the nature of the business and the characteristics of its current assets and current liabilities, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि करंट रेशियो जो है अगर 2:1 रहा तो ये अच्छा रहेगा वो कंपनी का, ठीक है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये वेरी करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, हो सकता है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर करंट रेशियो जो है 1.5 ही रहा तो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। और वही लेट्स सपोज को टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में करंट रेशियो जो है 2.5 रहा तो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा और क्या करेगा, वो चेंज करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। और इसके ऊपर भी बहुत हद तक वो डिपेंडेंट रहेगा कि आपके करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड आपके करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आ रही है, उसके ऊपर भी बहुत हद तक वो डिपेंड करने वाला है। बात समझ में आ रही? ओके, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी हमने करंट रेशियो जो उसको पूरा समझ लिया है। ओके, तो लिक्विडिटी रेशियोज में, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हमने एक जो है रेशियो को पूरा अच्छे से पढ़ लिया, पूरा समझ लिया, और वो कौन सा हमारा करंट रेशियो। ठीक है, कैसे कंप्यूट करोगे करंट रेशियो? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करके। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि क्या रहेगा, एकदम आसानी से आप बना ही लोगे। एक बार क्या है, 4-5 रेशियोज पढ़ के हो गए, उसके बाद क्या होगा, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह इसके आपको क्या करूंगा, सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है कि किसी को भी समझ में आ गया? पूरा समझ में आ रहा है ना? एकदम आसान चीज है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट, उन्होंने भी देखो करंट रेशियो जो कंप्यूट कर रखा था। ठीक है, और उनका करंट रेशियो कितना आया था? 1.12 आया था। ठीक है, 1.12, 22-23 का अगर आप करंट रेशियो देखोगे तो क्या है, 1.12। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया क्या कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो खराब हो गई? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो बहुत बढ़िया कंपनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मेन बिजनेस हो क्या है, पेट्रोकेमिकल्स का। ठीक है, तो हो सकता है पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में जो है करंट रेशियो जो है 1.12 का जो अच्छा माना जाता होगा। ओके, जैसे देखना मैं यहाँ पे आपको बता भी दे रहा हूं, ये मैंने देखो एक साइट ओपन कर रखी है टिकर टिप, उसमें फाइनेंशियल्स में देखो मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूं, तो यहाँ पे देखो क्या है, बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे आपको दो ग्रीन कलर की एक चीज लिखी हुई दिख रही होगी। एक में क्या है, लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, और एक क्या है, हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, उस इंडस्ट्री का जो ऑन एन एवरेज करंट रेशियो होता है, उससे क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का करंट रेशियो ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल मानेंगे। बात समझ में? इसके लिए क्या है, ग्रीन कलर किसमें। अभी देखना लिक्विडिटी रेशियो में हम सेकंड रेशियो पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है, क्विक रेशियो है। ठीक है, कौन सा, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ओके, एंड अब ये क्विक रेशियो जो कैसे कंप्यूट होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है सुनो अच्छे से पहले पूरा, और बाद में उसको लिख भी लेना। क्विक रेशियो जो है कंप्यूट करने का जो फॉर्मूला होता है वो रहेगा आपका क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज ही, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, करंट असेट्स की जगह क्या आ रहा है, क्विक असेट्स आ रहा है। क्या आ रहा है, क्विक असेट्स। ओके, ठीक है, अब ये क्विक असेट्स जो है कैसे कंप्यूट करते हैं, एकदम आसान चीज है। करंट असेट्स में से हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री जो है लेस कर देंगे, तो क्या होगा, आपका क्विक असेट्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही? ओके, करंट असेट्स में से हमने क्या करा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो फिगर रहेगा उसको आपको हटा देना है, एंड इन्वेंट्री का जो फिगर रहेगा वो हटा देना है। ठीक है, तो अब जो आपका आएगा वो क्या रहेगा, क्विक असेट्स रहेगा। ओके, ठीक है, नाम में ये देखो क्विक असेट्स। ठीक है, क्विक असेट्स मतलब क्या हो रहा है, हम सिर्फ वही आइटम्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जो फटाफट से जो है कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इन्वेंट्री जो है ना फटाफट से कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, माल अगर बेचने को निकालोगे तो ऐसा नहीं कि हाथों हाथों बिक ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसमें टाइम लग जाए। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा, इन्वेंट्री को वहां से हटा ही दिया। ठीक है, तो क्विक असेट्स का पार्ट नहीं बनता आपका इन्वेंट्री। ओके, उसके अलावा क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, ठीक है, उससे क्या कुछ भी कैश का इन्फ्लो होने वाला है क्या, नहीं। बात समझ में, प्रीपेड एक्सपेंसेस से कुछ भी कैश का इन्फ्लो होगा कि फ्यूचर में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो करंट असेट्स में तो ये दोनों चीजें आती है, इन्वेंट्रीज भी आती है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं। ठीक है, बट जब हम क्विक असेट्स निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना रहेगा, इसको सबट्रैक्ट करना रहेगा। करंट असेट्स में से इन दोनों को हमें क्या करना रहेगा, सबट्रैक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री करने पे क्या होगा, आपका क्विक असेट्स आएगा। ओके, बात समझ में आ गई। एंड करंट लायबिलिटीज तो आपका वही सेम है। ठीक है, करंट रेशियो में हमने जो देखा था, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है, आपका ट्रेड पेएबल्स आएगा, बिल्स पेएबल आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, कैश क्रेडिट आएगा। ठीक है, देन अनक्लेम्ड डिविडेंड रहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रहेगा। ये सब चीज क्या होगी, आपकी करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगी। ओके, ठीक है, देखो ज्यादा अच्छा मेजर कौन सा है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में अगर आप पूछोगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा मेजर है, करंट रेशियो की क्विक रेशियो, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, क्विक रेशियो रहेगा। ओके, द क्विक रेशियो इज अ मच मोर कंजर्वेटिव मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देन द करंट रेशियो. It helps answer the question, if all sales revenues should disappear, could my business meet its current obligations with the readily convertible quick funds on hand? ठीक है, जैसे अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लेट सपोज करो सेल्स वगैरह जो है एकदम से क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। ठीक है, तब उसके बाद जो बचे हुए आइटम्स वगैरह रहेंगे, ठीक है, जो करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा, उससे क्या अपनी करंट लायबिलिटीज वगैरह मीट कर पा रहा है या नहीं वो। ओके, बात समझ में आ गई। क्योंकि अगर वो सेल्स वगैरह कुछ हो ही नहीं पा रहा है, एकदम से रुक गया हो बिजनेस का, कुछ भी सेल्स वगैरह हो ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप क्या करोगे कि जो इन्वेंट्री है,
ठीक है, मतलब वो क्या हो रहा है, कुछ भी बिक ही नहीं पा रही है, तो उसको आप क्या करो, हटा दे रहे हो। इन्वेंट्री का जो फिगर रहेगा उसको आप क्या करो, करंट एसेट्स में से हटा दे रहे हो। ठीक है, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों हटाते हो, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको क्या बताया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्यूचर में आपको कुछ भी कैश का इनफ्लो होगा क्या, नहीं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको भी हटा देते हैं। तो अब हमारे पास जो भी पड़ा है, ठीक है, करंट एसेट्स में, वो क्या होगा, रेडीली हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हम क्या, हमारी करंट लायबिलिटीज मीट कर पा रहे हैं या नहीं, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वैसे। ओके, बात समझ में आ गई। आगे देखना, क्विक असेट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली कैश एंड नियर कैश असेट्स। ओके, inventories are deducted from current assets on the belief that these are not near cash assets, and also because in times of financial difficulty inventory may be saleable only at liquidation value। ठीक है, क्विक असेट्स में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं आइटम्स को कंसीडर कर रहे हैं जो कि क्या होगा, क्विकली हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इन्वेंट्री जो है, ठीक है, वो क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, और लिक्विडेशन वगैरह के टाइम पे तो क्या होता है, वो जो कंपनी है उसकी इन्वेंट्री वगैरह जो है वो जल्दी से बिकती भी नहीं है, या बिकती भी है तो क्या होता है, तो लिक्विडेशन वैल्यू उस पर बिके जाएगी। ओके, बट इन अ सेलर्स मार्केट इन्वेंट्रीज आर ऑल्सो नियर कैश असेट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है उसने कि सेलर्स मार्केट में तो क्या रहेगा कि इन्वेंट्रीज जो है वो भी नियर कैश असेट्स रहेगा। बट आपको क्या करना है, जब भी वो क्विक रेशियो कंप्यूट करने को बोलेगा तो आपको तो हर बार क्या करना है, आपके करंट असेट्स में से इन्वेंट्रीज का जो फिगर है वो सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो फिगर दिया रहेगा उसको भी सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। ओके, बात समझ में आ गई। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में तो क्या दिए रखा है, an ACD test of 1:1 is considered satisfactory unless the majority of quick assets are in accounts receivable and the pattern of accounts receivable collection lags behind the schedule for paying current liability। ठीक है, जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कंपनी का, ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो जो क्विक रेशियो अगर वो 1:1 है तो अच्छा है। ठीक है, बट लेट सपोज करो कोई कंपनी है, उसका हमने एसिड टेस्ट रेशियो कंप्यूट किया और क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। ठीक है, तो हम तो बोल देंगे अच्छा है, 1:1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो बराबर है। ठीक है, बट लेट सपोज करो उसके क्विक असेट्स में, ठीक है, वो जो कंपनी उसका क्विक असेट्स जो है लेट सपोज करो कितना है, 5 लाख है। ठीक है, एंड क्विक असेट्स में क्या हो रहा है, उसके जो अकाउंट्स रिसीवेबल है ना, ठीक है, जो उसके ट्रेड रिसीवेबल्स है वही क्या है, 4,90,000 के। ठीक है, पूरा मिला के क्विक असेट्स कितना है, 5 लाख का है। ठीक है, बट उसमें 4,90,000 तो किससे आ रहे हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल के आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल के आ रहे हैं। ओके, करंट लायबिलिटीज भी कितनी करेगी, 5 लाख की रहेगी। अगर कंपनी का क्विक रेशियो जो है 1:1 है, इसका मतलब क्या होगा, अगर उसकी क्विक असेट्स 5 लाख की तो करंट लायबिलिटीज भी क्या रहेगी, 5 लाख की रहेगी। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, उसकी जो करंट लायबिलिटीज 5 लाख है उसमें क्या हो रहा है, उसके अकाउंट्स पेएबल जो है, ठीक है, ट्रेड पेएबल जो है वही कितने हैं, लेट सपोज करो 4,90,000 4,95,000 के आसपास है वैसा। ठीक है, रिसीवेबल्स जो है ना, अकाउंट्स रिसीवेबल, उनके पास से पैसा जो है लेट सपोज करो क्या होता है, 40 दिन में आता है। ठीक है, और हमारे जो ट्रेड पेएबल्स है उन्हें हमें पैसा क्या करना होता है, 25 दिन में देना पड़ता है। अब इस केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारे लेनदार है, ठीक है, जो हमारे क्रेडिटर्स है, वो तो क्या होगा, 25 दिन में क्या होगा, हमारे पास पैसा मांगने आ जाएंगे। ठीक है, बट हमारे जो डेटर्स है उनके पास से हमें पैसा क्या होगा, 40 दिन बाद मिलेगा। इस केस में क्या होगा, हमारा क्विक रेशियो 1:1 होने के बावजूद जो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो मीट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही, क्योंकि क्विक असेट्स में, क्विक असेट्स 5 लाख के, बट मेजोरिटी किस में आ रहा है, उसमें अकाउंट्स रिसीवेबल में आ रहा है। 5 लाख में से 4,90,000 के क्या है, हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल ही। ओके, तो कैश इन एंड कैश एट बैंक में जो है बहुत कम पैसा है, बाकी क्या है पूरा हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल ही है वैसे। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में भी जो 5 लाख है उसमें क्या है, मेजोरिटी हमारे क्या अकाउंट्स पेएबल ही है। ठीक है, 4,90,000 95,000 के आसपास वैसे। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है, और यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, हमारा जो अकाउंट्स रिसीवेबल के पास से पैसा है वो क्या हो रहा है, 40 दिन में आ रहा है, और पेबल्स को हमें पैसा क्या करना है, 25 दिन में देना है। तो उस केस में क्या होगा, हम हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज रिपे नहीं कर पाएंगे। तो भले ही यहाँ पे क्विक रेशियो जो है कंपनी का 1:1 है, बट क्या हो रहा है, हम यहाँ पे हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी मीट नहीं कर पाएंगे। वही चीज उसने यहाँ पे दे रखा था। समझ में आया ना ये चीज। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्विक रेशियो जो है ये भी पूरा पढ़ लिया। क्लियर। ठीक है, तो करंट रेशियो हमने देखा था क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एंड क्विक रेशियो जो है, ठीक है, क्विक रेशियो जो है ये क्या होता है आपका, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, एंड क्विक रेशियो को ये और क्या बोलते हैं हम, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, क्विक असेट्स कैसे फाइंड किया जाएगा, करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंटरीज। ठीक है, एंड करंट लायबिलिटीज वही आपका जो करंट रेशियो में हुआ करता है वही सेम यहाँ पे भी है। चलो आगे अब हम देख रहे हैं, आगे अब हम जो रेशियो देख रहे हैं कौन सा है, कैश रेशियो। ठीक है, जिसको हम एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, कैश रेशियो या फिर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख ले रहे। ठीक है, कैश रेशियो जो है कैसे फाइंड करेंगे हम,
कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये क्या होगा, पूरा आपका न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये पूरा आपका न्यूमरेटर में आ गया। वो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो अभी तक हमने जो तीनों रेशियोज देखे उसमें कॉमन चीज क्या है, तीनों के डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, करंट लायबिलिटीज ही आ रहा है, ओके। एंड कैश रेशियो फाइंड करने के लिए आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश एंड बैंक बैलेंसेस मतलब क्या हो रहा है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों आपके आ जाएंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसी सिक्योरिटीज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, फटाफट बेच के कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, ओके। बात समझ में आ गई, ओके। या फिर उन्होंने एक और फॉर्मूला दे रखा है, वो क्या चीज है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स वो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया, करंट इन्वेस्टमेंट, ओके। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिख रखा है, कैश रेशियो मेजर्स द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। इसके लिए तो कैश रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, ओके। देखिए यहां पे देखो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन आइटम्स को ले रहे, करंट असेट्स के सिर्फ उन आइटम्स को ले रहे जो क्या है, एकदम ही फटाफट जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कैश इन हैंड वो तो क्या है आपका कैश में ही है। कैश एट बैंक जो है उसको भी आप क्या कर सकते हो, फटाफट जो है बैंक से पैसा निकाल सकते हो। ऐसा तो नहीं होगा कि आप क्या करो, बैंक में जा रहे हो पैसा निकालने को और बैंक वाले बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद आना पैसा मांगने, वैसा तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो आएगा ही, पक्की बात है, ठीक है। बट क्या होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है कि लेट सपोज करो मेरे पास क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक है, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो स्टॉक है वो क्या हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड। तो अगर मुझे बेचना रहा हो स्टॉक तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी जो प्राइस चल उस पर तो मैं क्या करूंगा, बेच सकता हूँ, ठीक है। एकदम आसानी से वो मेरे बिक भी जाएंगे। तो क्या आ रही है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, ठीक है। ऐसी सिक्योरिटीज जिनका क्या है, जिनको हम फटाफट बेच के जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको बेचने में कोई कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी वैसा, ओके। बात समझ में आ गई, ठीक है। ध्यान रहेगा फॉर्मूला, तो कैश रेशियो जो है फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है आपका, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, करंट असेट्स के सिर्फ उन आइटम्स को ही कंसीडर कर रहे हैं जो कि क्या है आपके बहुत ही फटाफट जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो आएगा तो पक्की बात है। बट एक और चीज जो आ रही है वो कौन सी, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। और वो एकदम सही है, ठीक है। जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उनको क्या रहेगा, ऐसी सिक्योरिटीज जो आपकी मार्केटेबल है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उनको आप बेच के जो है फटाफट जो है कैश में, मतलब उनको आप बेच के जो फटाफट जो आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। इंटरप्रिटेशन देखना क्या दिया यहाँ पे, the absolute liquidity ratio only tests short term liquidity in terms of cash and marketable securities oblique current investments, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहां पे हमने जो है कैश रेशियो जो है उसको भी हमने पूरा देख लिया। तो क्या फॉर्मूला है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज वोल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, या फिर आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज की जगह करंट इन्वेस्टमेंट्स भी बोल दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स वोल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। यहां पे अभी हमने थर्ड रेशियो जो है वो भी पूरा पढ़ लिया, लिख लेना उसे भी, ठीक है। कैश रेशियो, कैश रेशियो कैसे फाइंड करोगे, कैश एंड बैंक बैलेंसेस ठीक है प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस में, ठीक है, हमारा जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह हमने कर रखा होगा वो भी आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। एफडी ऐसा नहीं है कि आप एफडी उड़ा के जो फटाफट कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एफडी नहीं आने वाला, ठीक है। बट आपका जो करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो आपका आ जाएगा, ओके। बात समझ में आ गई। तो कैश रेशियो का जो फॉर्मूला है क्या रहेगा, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर करंट इन्वेस्टमेंट बोल दो वैसा, वोल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एंड कैश रेशियो को जो हम और क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना, अब हम जो नेक्स्ट रेशियो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो में, वो कौन सा आपका बेसिक डिफेंस इंटरवल, ठीक है। बेसिक डिफेंस इंटरवल या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल मेजर रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये वाला जो रेशियो है ना, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। अभी तक जो 3 रेशियोज हमने पढ़े थे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, उसके अलावा अभी जो पढ़ा था कैश रेशियो,
उन तीनों के फॉर्मूलेज में हर बार क्या हो रहा था, आपका डिनोमिनेटर में जो करंट लायबिलिटीज आ रहा था। बट अभी हम जो पढ़ेंगे बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज नहीं आने वाला, ठीक है। और ये वाला रेशो जो है थोड़ा अलग है, ठीक है। कैसे अलग है उसको देखो, अभी हम पूरा समझ रहे हैं, पर उसके पहले जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, उसको देखना। तो बेसिक डिफेंस इंटरवल जो है, ठीक है, वो आप कैसे फाइंड करोगे, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस नेट रिसीवेबल्स, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपका, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ में आया मैंने क्या फॉर्मूला बोला। न्यूमरेटर में क्या क्या चीज आ रही है देखना, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, जो आपका कैश रेशियो में आ रहा था वही है। बट एक और चीज जो यहाँ पे ऐड हो रही है वो क्या है, नेट रिसीवेबल्स। क्या आ रहा है, नेट रिसीवेबल्स, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप कैसे फाइंड करोगे, जो आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज जो ईयर में उससे, तो उससे क्या होगा, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ध्यान रहेगा कि नहीं फॉर्मूला, ओके। या फिर इसका एक और फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्रीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक असेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्रीज करने पे क्या होगा आपका, क्विक असेट्स, वही होता है ना क्विक असेट्स, ठीक है, तो आप उसको क्विक असेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दो फॉर्मूलेज है, क्या क्या देखना। पहला फॉर्मूला है कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस नेट रिसीवेबल्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। एंड डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज इन ईयर से, तो उससे क्या होगा, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। पर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज आएगी वो अभी मैं आपको फटाफट से बता दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या क्या आएगा देखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS प्लस सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस, इसमें से आपको क्या करना है, लेस करना रहेगा डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर। वैसे अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब आप सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे तो क्या हो जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हमें क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन और बाकी के भी आपके जो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है वो आपको क्या करना रहेगा, उसमें से लेस करना रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे और उसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ डेज इन ईयर से, तो उससे क्या होगा, आपका डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर, ठीक है। तो कॉस्ट शीट आप ध्यान में लाओ ना, कॉस्ट शीट में क्या होता है, कॉस्ट शीट में आपकी सब चीजें आएगी, उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, ठीक है। बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब आप क्या करते हो, सेलिंग और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह वो भी आप क्या करते हो, ऐड कर देते हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपने क्या करा, सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह जो ये सब आपने ऐड कर दिया, तो अब क्या होता है, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है, ठीक है। बट वो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से अब लेस करना रहेगा, क्या चीज, जो भी आपके नॉन कैश एक्सपेंडिचर है आप क्या करो, लेस कर दो। बात समझ में आ गई है, ठीक है, ओके। तो उससे क्या होगा, आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा और उसको आप डिवाइड कर दोगे जब नंबर ऑफ डेज इन ईयर से, तो उससे क्या होगा, आपका डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाने वाले, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर या तो आप 365 लोगे, या फिर अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिख रखा है, ठीक है, कि आपको नंबर ऑफ डेज जो है इन ईयर लेना है 360, तो आपको 360 लेना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान में रहेगा इसका, ठीक है, आसानी है वैसे तो। क्या आएगा न्यूमरेटर में, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस नेट रिसीवेबल्स वो डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। या फिर एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला और क्या है, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, आपका डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। बात समझ में आ गई। एंड डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे फाइंड करोगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कैसे फाइंड किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ओके। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहले तो हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस जो उसको हमने क्या करा, ऐड कर दिया, और क्या लेस कर दिया उसमें से, जो भी डेप्रिसिएशन और अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर उसको हमने क्या करा, लेस कर दिया। तो उससे क्या होगा, आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल के आ जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ डेज इन ईयर से, तो क्या होगा, आपका डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है आ जाने वाला, ठीक है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा आपको डेटा गिवन है उस हिसाब से आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज में लोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। चलो इंटरप्रिटेशन जो इसका देखो समझ रहे हैं, if for some reason all the company's revenue were to suddenly cease, the basic defense interval
would help determine the number of days for which the company can cover its cash expenses without the aid of additional financing। ठीक है, मैं आपको देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको बता दे रहा हूं कि ये जो आपका बेसिक डिफेंस इंटरवल है, ठीक है, ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर कंपनी का, ठीक है, कंपनी जो भी सोर्स से, ठीक है, कंपनी को जो भी सोर्स वगैरह से कैश वगैरह आ सकता था, ठीक है, अगर वो एकदम से बंद हो जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी कितने दिन तक जो है सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, कंपनी जो है कितने दिन तक जो है सर्वाइव कर पाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, वो क्या होता है आपका बेसिक डिफेंस इंटरवल के थ्रू जो है फाइंड होके आता है। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जिससे आप एकदम रिलेट कर पाओगे। कोविड-19 पेंडेमिक के वक्त क्या हुआ था, ठीक है, बिजनेसेस एकदम ठप पड़ गए थे। ठीक है, मतलब जहां से भी पैसा वगैरह आ सकता था वो क्या हुआ था, पूरा बंद हो गया था। कंपनी को जहां जहां से भी पैसा आ सकता था वो क्या हुआ, पूरा बंद हो गया। ठीक है, कुछ भी सेल्स वगैरह नहीं हो रही, डिटेल्स वगैरह के पास से भी कुछ भी पैसा वगैरह नहीं आ रहा है। ठीक है, माल वगैरह भी कुछ बिक नहीं रहा है, तो क्या हुआ, जिधर जिधर से पैसा आ सकता था पूरा की पूरा क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा उस केस में, कंपनी जो है कितने दिन तक जो है सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? कंपनी जो है कितने दिन तक जो है और सर्वाइव कर पाएगी वो चीज। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये चीजें आपको किधर से निकल के आएगी, बेसिक डिफेंस इंटरवल जो आप फाइंड करो उससे क्या हो रहा है, ये चीज आपकी निकल के आ जा रही है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में भी उसने वही दिया था कि इफ ऑल द कंपनीज रेवेन्यूज वर टू सडनली सीज, द बेसिक डिफेंस इंटरवल वुड हेल्प डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द कंपनी कैन कवर इट्स कैश एक्सपेंसेस विदाउट द एड ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग। ठीक है, एक चीज यहां पे उसने और क्या बोल रखी कि अगर कंपनी के, ठीक है, जो भी सोर्स से रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर पाती थी, अगर वो एकदम से बंद हो गए पूरे, ठीक है, तो कंपनी जो है कितने दिन तक, ठीक है, अपने कैश के एक्सपेंसेस को जो है कवर कर सकती है, वो क्या होगा, बेसिक डिफेंस इंटरवल से जो है निकल के आएगा। ठीक है, कितने दिन तक अपने कैश के एक्सपेंसेस को जो है कवर कर पाएगी। ठीक है, सिर्फ एक्सपेंसेस बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, कितने दिन तक अपने कैश के एक्सपेंसेस को कवर कर पाएगी, वो क्या होगा आपका बेसिक डिफेंस इंटरवल से जो निकल के आएगा। ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीजन भी समझना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने जो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर थे वो हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपको ध्यान में आ रहा होगा, जब हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइंड कर रहे थे उसमें हमने क्या करा था, एक चीज सब्ट्रैक्ट करी थी, क्या था वो, आपका डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इस वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कंपनी को जो भी सोर्स वगैरह से रेवेन्यू जनरेट कर पा रही थी, अगर वो एकदम से बंद पड़ गया तो कंपनी जो है कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएगी। इसका मतलब कंपनी जो है कितने दिन तक अपने कैश के एक्सपेंसेस को जो है कवर कर पाएगी विदाउट द एड ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग। ठीक है, मतलब कुछ भी बाहर से उधार वगैरह लिए बगैर कितने दिन तक जो है कंपनी अपने कैश के एक्सपेंसेस को जो है कवर कर पाएगी। ठीक है, तो कैश के एक्सपेंसेस। ओके, बात समझ में आ रही, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे बेसिक डिफेंस इंटरवल जब आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो जितना ज्यादा आएगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि लेट सपोज करो सेम इंडस्ट्री में दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए का जो बेसिक डिफेंस इंटरवल है वो आ रहा है लेट सपोज करो 60 डेज, एंड कंपनी बी का जो बेसिक डिफेंस इंटरवल है वो आ रहा है 90 डेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कंपनी ए जो है क्या होगा, अगर उसका एकदम से पूरा रेवेन्यू वगैरह के जो भी सोर्सेज अगर वो एकदम से बंद पड़ गए तो भी क्या होगा, कंपनी जो है 60 दिन तक अपने कैश के एक्सपेंसेस को जो है कवर कर पाएगी। ठीक है, और जो कंपनी बी है वो क्या करेगी, 90 दिन तक अपने कैश के एक्सपेंसेस को कवर कर पाएगी। ठीक है, मतलब वो ज्यादा टाइम तक जो है सस्टेन कर सकती है। तो कंपनी बी क्या रहेगी यहाँ पे, बेहतर रहेगी। ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगी। ओके, क्लियर? यहाँ पे हमने जो ये चौथा रेशियो है, ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में, वो हमने कवर कर लिया, जो कि कौन सा आपका बेसिक डिफेंस इंटरवल। ठीक है, फॉर्मूला जो है फटाफट से लिख लो इसका। ठीक है, बेसिक डिफेंस इंटरवल, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस नेट रिसीवेबल्स होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज नहीं, होल डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, या फिर यहां पे और जो बढ़िया वर्ड आप बोल सकते हो क्या रहेगा, डेली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, या फिर इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला और है, वो क्या रहेगा आपका, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
बात समझ में आ गई? ठीक है, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे फाइंड करोगे? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे फाइंड करोगे? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में आखिरी रेशियो देखो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्या चीज है वो? आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे डिवाइड वगैरह नहीं करते। नेट वर्किंग कैपिटल आप कैसे फाइंड करोगे? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करके। ठीक है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करके क्या होगा? आपका नेट वर्किंग कैपिटल जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, करंट लाइबिलिटीज में देखो उसने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग। ठीक है, तो जब आप करंट लाइबिलिटीज फाइंड करोगे तो आपको क्या करना है? शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग जो इसको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो नेट वर्किंग कैपिटल जो कैसे फाइंड किया जाएगा? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। एंड करंट लाइबिलिटीज जब आप कंप्यूट करोगे तो आपको क्या करना है? एक चीज को एक्सक्लूड करना है, और कौन सी चीज है? आपका शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग्स। ठीक है, कंपनीज का बताना, कभी भी नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आना चाहिए कि निगेटिव आना चाहिए? ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये करंट एसेट्स क्या रहना चाहिए? कभी भी करंट लाइबिलिटी से ज्यादा रहना चाहिए। इस वजह से जब आप नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड करोगे तो क्या आएगा? वो आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार रीड कर लो क्या दिया इसमें। नेट वर्किंग कैपिटल इज मोर अ मेजर ऑफ कैश फ्लो देन अ रेशियो। द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। हाउएवर इन सर्टेन बिजनेस मॉडल्स इट मे बी निगेटिव। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा उसने बोल रखा है कि नेट वर्किंग कैपिटल आना तो पॉजिटिव ही चाहिए, बट कुछ बिजनेस मॉडल्स में ऐसा हो सकता है कि नेट वर्किंग कैपिटल आपका क्या होगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, और नेट वर्किंग कैपिटल आपका निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि उस कंपनी का करंट रेशियो क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी का करंट रेशियो जो है लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या रहेगा? उसके करंट लाइबिलिटीज क्या? करंट एसेट से ज्यादा है। तो जब आप नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड करोगे तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करने पर क्या होगा? आपका निगेटिव फिगर आएगा। ओके, ठीक है, इंटरप्रिटेशन देखना। Bankers look at net working capital over time to determine a company's ability to weather financial crisis. Loans are often tied to minimum working capital requirements. ठीक है, तो ये जो बैंक वगैरह वो जनरली क्या होता है, अगर वो कोई भी कंपनी वगैरह को क्या कर रही, लोन वगैरह दे रही, तो क्या करती है? उस कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल वगैरह देखती है। ठीक है, जिससे उसको अंदाजा लग जाता है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आया, ठीक है, तो कंपनी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। वैसे ठीक है, वैसे बात समझ में आ गई? अगर कोई कंपनी का कोई नेट वर्किंग कैपिटल बहुत ही ज्यादा कम है तो उस केस में क्या हो? कंपनी क्या है? खतरे में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि अब उसके क्या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वगैरह भी मीट ही ना कर पाए। ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा? बैंक को इस चीज का डर रहेगा कि जो इंटरेस्ट का पैसा है ना, ठीक है, वो भी ना दे पाए वो कंपनी। बात समझ में आ रही है? आप सोच के देखो ना, क्योंकि अगर कोई कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, पॉजिटिव है बट बहुत ज्यादा कम है, तो उस केस में क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी क्या है, कुछ टाइम बाद जो इंटरेस्ट का पैसा बनता है ना हर महीने के महीने का, वो भी क्या कर पाएगी? वो दे ही नहीं पाएगी बैंक को। ठीक है, इसके लिए बैंक क्या करती है? नेट वर्किंग कैपिटल देखती है कंपनी का, अगर वो अच्छा खासा रहा तो उस केस में क्या करेगी? उसको लोन प्रोवाइड करके दे देगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां पे हमने नेट वर्किंग कैपिटल जो ये भी हमने पूरा समझ लिया। ठीक है, तो नेट वर्किंग कैपिटल जो है, नेट वर्किंग कैपिटल जो है कैसे फाइंड करोगे आप? करंट असेट्स, ठीक है, माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, वैसे उसने वहां पे दे रखा था करंट लाइबिलिटीज में आपको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग्स को। ठीक है, समझ में आ गया? देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको फटाफट से सॉल्व कर लो। यहां पे देखना, आपको करंट रेशियो गिवन है कि करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 3:2। ओके, एंड आपको एक और चीज गिवन है, नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है कि नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, आपको देखो फाइंड करके क्या बताना है? फाइंड फर्स्ट करंट असेट्स और सेकंड जो आपको फाइंड करना है वो है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, कैसे करोगे बताना? कैसे करोगे? फटाफट से बताओ, एकदम आसान है।
करंट रेशियो 3:2 है, ठीक है, करंट रेशियो 3:2 है। इसका मतलब क्या होगा, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 3/2। ठीक है, तो आप ऐसा मान लो ना, लेट करंट असेट्स बी 3x एंड करंट लाइबिलिटीज भी 2x। हाँ की ना, ठीक है, हमने करंट असेट्स को 3x मान लिया और करंट लाइबिलिटीज को हमने 2x मान लिया। ओके, अब देखो क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल आपको कितना गिवन है, 4 लाख गिवन है। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 4 लाख। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 4 लाख। करंट असेट्स की जगह हम 3x लिख दे रहे, करंट लाइबिलिटीज की जगह हम 2x लिख दे रहे। ठीक है, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4 लाख। x कितना आ गया, 4 लाख आ रहा है। ओके, हमें तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए था। करंट एसेट्स क्या है, 3x है ना। ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख, यानी कितना आ जाएगा, 12 लाख आएगा। ओके, एंड करंट लाइबिलिटीज क्या है, 2x था, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख करने पे क्या होगा, 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, हमें यही तो फाइंड करना था, वो हमने फाइंड करके बता दिया। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये इतने आसान क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं पूछेगा, वो क्या करेगा, वो आपको एमसीक्यू करे में पूछ सकता है। ओके, समझ में आ गया। और भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, बट उसको हम क्या करेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जो है पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज जो हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। क्या क्या पढ़ा इसमें हमने, करंट रेशियो देखा, उसके अलावा और क्या चीज देखी हमने, क्विक रेशियो। ठीक है, देन कैश रेशियो, उसके बाद हमने देखा बेसिक डिफेंस इंटरवल, और आखिरी में हमने देखा नेट वर्किंग कैपिटल। फटाफट से देखो पूरे फॉर्मुलेस बोलना। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, देन क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक असेट्स कैसे फाइंड करते हैं, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, उसके अलावा कैश रेशियो जो है कैसे फाइंड करते हैं, कैश रेशियो का फॉर्मूला होता है कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज वोल डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल दो, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स वोल डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, कैश रेशियो को हम और क्या बोलते हैं बताना, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। क्विक रेशियो की हम और क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। ओके, बेसिक डिफेंस इंटरवल जो है, इंटरवल मेजर रेशियो, जो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, उसका फॉर्मूला आपका रहता है, डिनोमिनेटर में तो क्या आता है, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। न्यूमरेटर में आपके लिख सकते हो क्विक असेट्स। ठीक है, तो क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने पे क्या होगा, आपका बेसिक डिफेंस इंटरवल आ जाएगा। या फिर इसका एक और फॉर्मूला था, क्या था वो, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस नेट रिसीवेबल्स वोल डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई। ठीक है, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे फाइंड करोगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ओके, बात समझ में आ गई। नेट वर्किंग कैपिटल जो कैसे फाइंड किया जाता है बताना, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। एंड करंट लाइबिलिटीज फाइंड करते वक्त एक चीज एक्सक्लूड करना है, वो क्या चीज है, आपका शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स। समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे हमने ये जो है पूरा लिक्विडिटी रेशियोज जो है आपके, ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जो है पूरे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्या स्टार्ट करेंगे, लेवरेज रेशियोज। ठीक है, जिनको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं।